ठीक है, ये थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, आपको क्या करना है, वीडियो देख करके नोट्स कंप्लीट करने हैं। टेंशन, टेंशन बेटा कहाँ आती है, बोलो अनस, तुम तो बोलते रहो। स्ट्रिंग में आती है, या फिर कोई रॉड हो उसके अंदर आएगी, या चेन हो तो उसमें आएगी। ठीक है, कैसे आती है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई चीज छत है, सेलिंग, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक रस्सी लटका दी है। ओके, इस रस्सी से मैंने क्या किया है, एक मांस लटका दिया है। ठीक है, हाँ, तो ये जो मैंने इससे मास लटका दिया है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मास m है। तो इसके ऊपर बेटा बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। हाँ, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ अर्थ की वजह से लगेगा, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हमेशा क्या होता है, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, mg। दूसरा क्या लगेगा, गुड़ गोबर कर दिया, पकड़े गए। नॉर्मल इसमें कहां से आएगा, नॉर्मल के लिए तो क्या होना चाहिए, कोई सरफेस होना चाहिए ना जिसपे चीज रखी हो। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगी, यहाँ क्या लगेगी, टेंशन। तो टेंशन स्ट्रिंग में लगेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, इधर टेंशन लगेगी, और टेंशन हमेशा किधर लगती है, अवे फ्रॉम कांटेक्ट। तो कांटेक्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इससे अवे लगेगी ऊपर की तरफ टेंशन। तो एक ये भी तो कांटेक्ट पॉइंट है सर, तो यस इधर भी लग जाएगी, इधर नीचे को लग जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, टेंशन ये हो गई। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गई टेंशन की कहानी। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या बताया था, कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होती है, स्ट्रिंग सेम है तो सेम होती है। दूसरा, जो हम स्ट्रिंग अपने इन सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, वो स्ट्रिंग ऐसी होगी जो कि स्ट्रेच नहीं होगी। ठीक है, तो नॉन स्ट्रेचेबल होगी, ये भी आपको सब मिल जाएगा उसके अंदर। तीसरा, वो स्ट्रिंग जो है किसी तरीके का फ्रिक्शन नहीं शो करेगी, किसी तरीके का फ्रिक्शन नहीं शो करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, कि उस स्ट्रिंग की वजह में को हम उस स्ट्रिंग का ये मान करके चलेंगे कि उसके अंदर कोई मास नहीं है। ठीक है, तो ये टेंशन के बारे में इतनी सी बात हो गई। ओके, एक बात और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, वो क्या बताई थी, वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था। ठीक है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसका नाम मैंने दे दिया f। क्या नाम दे दिया, f। ठीक है, और मुझे कहा जाए कि इसका रिजोल्यूशन करो, क्या करो, रिजोल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा रिजोल्यूशन में, इधर देखिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक काम करना है मुझको, क्या, कि इसके साथ एक लाइन इसकी टेल से मिला करके खींच देनी है। ठीक है, तो टेल से मिला करके जब एक लाइन में खींचूंगा तो देखिए, कहीं से भी लाइन खींच लो, ये खींच दी मैंने। ठीक है, ओके। लेकिन दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, ये अनस बताएगा, हर हालत में इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, अफान तुम बताओ, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रहे हो। ठीक है ना, जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री। अभी जो हमने डायग्राम स्ट्रक्चर भी देखा था, उसमें क्या देखा था, ये वाला एक्सिस क्या था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब, अब ये सीधा है तो ये एंगल कितने का बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है। तो ये वाला एंगल कितने का होना चाहिए, टोटल 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है
इस वाली लाइन के साथ का एंगल थीटा है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब ये सब बताने का टाइम नहीं है कि कैसे आया, बस कुछ चीजें हमें याद कर लेनी है और इतनी बार अभी यूज होने वाली है कि वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैंने क्या किया, इसका रिजोल्यूशन कर दिया दो पार्ट में इसको तोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये वाला क्या होगा, एफ कॉस थीटा, ये वाला एफ साइन थीटा। इस वाले डायग्राम को बनाओ जल्दी से और इसको बनाओ। हाँ अभी बता देते हैं, ठीक है, वो भी बता देते हैं। क्या टाइम हो गया, बायो के सर आए थे, मैंने उनको कहा कि आज मैं ही क्लास लूंगा, आप कहाँ वेट करेंगे, चले जाइए। बायो तो आदमी कम टाइम में कवर कर लेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। मैं फिजिक्स जब पढ़ाता हूँ जब कोई दूसरा टीचर समझा नहीं पाता है, वही है, वरना मैं खाली केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे शौक है, तो शौक के जब आदमी को किसी चीज़ का शौक होता है तो उसको उस चीज़ में मज़ा आता है, वो समझा भी लेता है। एक बेटा और चीज़ समझनी है, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, वो रिजोल्यूशन समझ में आ गया। एक और वर्ड है फ्री बॉडी डायग्राम, लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एफ बी डी, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, देखिए जैसे कोई भी बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी है, मास, इस बॉडी को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट मास मान लेते हैं। ये सब मैंने डिटेल में उसमें कैमरे में बताया हुआ, जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उस मास को इतना बड़ा ना बना करके हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, मास वही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ साइज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसमें लगने वाले जितने फोर्स होते हैं वो सारे फोर्सेस को दिखाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ mg लग रहा है और एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। बना लेंगे, चलिए बनाइए जल्दी से। एक और डायग्राम बना देता हूं जब तक वो नहीं आ रहे हैं। आप जो है ध्यान से जाइएगा। इस पे लगने वाला फोर्स बनाइए सारे के सारे, आप भी बनाइए दोबारा से ये डायग्राम। हाँ यस, ग्रेविटेशन कैसे लगेगा, नीचे की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि अर्थ मेरी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये mg हो गया, ठीक है। और नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसका FBD बनाइए,
FBD, ये डॉट हो गया तो बनाइए, कैसे बनेगा? MG ऐसे लग रहा है तो बिल्कुल सीधे MG बना दिए, और नॉर्मल कैसे लग रहा है? ऐसे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको दिखाना ही दिखाना है। ये देखिए, अगर मैं इस इंक्लाइंड सरफेस के पीछे की तरफ भी बना दूं, क्या? परपेंडिकुलर, ऐसे, ये तो आपको मालूम है, क्या मालूम है सर? ये वाला जो एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं? हाँ, इसको लिख लीजिए। ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, ये अनस से पूछिएगा, अनस को मैं समझा चुका हूँ, 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। ठीक है, याद है? दोबारा बता दूं? लो, इसका मतलब बेटा याद ही नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है मामला। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। हाँ, कल बताया था ना प्रूफ करके। लो, बता देता हूँ, ये रहा, लो, ये देखो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये मास है, तो इसको मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाऊं, तो मुझे बताइए ये कैसे परपेंडिकुलर बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये मेरा mg वाली लाइन हो गई परपेंडिकुलर, तो ये कितना एंगल बनाती है सरफेस के साथ? 90 डिग्री। ध्यान से देखते रहना, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ये एंगल कितना बचा फिर भाई? ये थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बचेगा ना, जब भी तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। चेक करो, जोड़ो, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 90 180। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन इस इंक्लाइन प्लेन के भी परपेंडिकुलर खींच दी। क्या कर दी? इसके परपेंडिकुलर खींच दी। तो ये वाला एंगल जो है, ये मुझे बताना है। तो बताओ, ये इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। भाई मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है ना, तो क्या हो जाएगा? पूरा एंगल परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये 90 डिग्री हो गया। इधर भी ये पूरा 90 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल तो मुझे पता है, बोलो, ये वाला एंगल तो मुझे पता है। कितना है ये वाला एंगल? बोलो, ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा? पूरे में से 90 में से इसको घटा दो, जब घटाओगे तो 90 से 90 कट जाएगा, और माइनस साइन से ये प्लस हो जाएगा, तो थीटा नहीं बचेगा। ये है, बनाओ इसको, डायग्राम को बनाओ और खुद से करो। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो। तो mg जो है उसका एंगल परपेंडिकुलर जो इंक्लिनेशन के साथ हमने बनाया है, उसके साथ वो एंगल कौन सा बनाता है? थीटा एंगल बनाता है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है।
दोबारा से बनाता हूं, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना है 90। 90 में से माइनस करना है 90 माइनस थीटा को, तो कितना आएगा, थीटा ही तो आएगा, तो ये वाला एंगल बच जाएगा नहीं बच जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो गया नहीं हो गया, यही तो मैं कह रहा हूं, हो गया। तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हमेशा जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा। तो अब जरा रिजोल्यूशन करना, mg क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है नहीं होती, mg क्या है, mg फोर्स ही तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है ma, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन कितना होता है g, तो ये फोर्स ही तो है ना। इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसे दो पार्ट में रिजोल्यूशन करना है, तो एक पार्ट ये वाला कौन सा वाला हो जाएगा, बोलो जल्दी से, mg, जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं होता उधर क्या होता है, लेकिन वो एंगल, वो लाइन की कैसे बनती है, पहली वाली के परपेंडिकुलर, पहली वाली के परपेंडिकुलर। रिजोल्यूशन में चेक करो मैंने परपेंडिकुलर बनाया नहीं बनाया, अभी जो रिजोल्यूशन कराया है कहाँ परपेंडिकुलर बनाई है तुमने, तुमने तो वो 120 डिग्री के एंगल पे बना दी है यार, सारी गड़बड़ कर दी है। परपेंडिकुलर ऐसे बनती है, हाँ फिर, या अल्लाह, तुम तो कहोगे कौन से टीचर से पढ़ रहे हो जी। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल लाइन 90 डिग्री पे होनी चाहिए, 90 डिग्री मतलब बिल्कुल एक लाइन दूसरे लाइन के, हाँ ठीक है। तो ये देखो ये लाइन इसके एकदम परपेंडिकुलर है, तो ये वाला mg cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, हाँ एक, हाँ उसका अगर बनाएंगे तो हम क्या लेंगे, mg लेंगे उसके साथ भी। उसका हम कहाँ रिजॉल्व करें बताओ, पहले तो पहली लाइन खींचनी पड़ेगी ना। हाँ पहली लाइन तो खींची हुई है ना, ये जो नॉर्मल वाली जा रही है। हाँ, इसके साथ जो दूसरा जो रिजॉल्व करने के लिए एक लाइन उसके साथ एंगल बना करके खींचनी पड़ेगी ना, तो किधर खींचूं वो लाइन, वही खींचेंगे किधर खींचूं, राइट साइड में उसके। खड़े होके बनाओ, पेन की जरूरत नहीं, उंगली से बना दो, कैसे बनाओ, हाँ ठीक बस बनाओ। हाँ तो ऐसा क्यों बना रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ज़रूरत है इस वक्त, ये तो मैंने इसलिए बनाया, देखो कि mg का कॉस वाला कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल के बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, तो इसका नॉर्मल के साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और mg साइन थीटा जो है ये नीचे की तरफ इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो बात अलग है कि नहीं ले जा पा रहा है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये रुका हुआ है, तो मैंने कह दिया रुका हुआ है तो रुका हुआ है, ठीक है। हाँ लेकिन उसका काम क्या है, वो नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे बेटा आप जो बना रहे हो बनाने को बना सकते हो, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है ना, ठीक है। जो आपने बनाया वो ठीक है, जो चाहे लाइन खींचो, उसको एक एंगल दो, और एंगल देने के बाद क्या करोगे, दूसरे उसका कॉस थीटा हो जाएगा, दूसरा जो है साइन थीटा हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम में ये दोनों लाइनें और बना दो जल्दी से, तो कैसे बन जाएंगी, देखो ये वाली हो जाएगी, ये ये नॉर्मल के साथ होगी, नॉर्मल के देखो बिल्कुल अपोजिट है ना, इधर देखो अफवान, नॉर्मल के बिल्कुल अपोजिट है, ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, और ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ऐसे मत बना देना, इसने मालूम है क्या किया था, ऐसे को करके, और ये लाइन ऐसे बनाने की वजह ऐसे बना दी थी, ये 120 डिग्री का एंगल है? मैथमेटिक्स तुम्हारी जो है बेटा अभी काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, चलो ये 90 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, टाइम इतना कम है क्या क्या सिखाएं, ठीक है, बहरहाल।
तो mg cos थीटा mg sin थीटा, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब हम इसको इतनी बार बनाएंगे, कम से कम जैसे अभी हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल बनाए हैं उससे ज़्यादा बार ये बनाएंगे, तो आप लोगों को इसलिए प्रैक्टिस हो जाएगी। हो गया? चलिए अब ये पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है ना। चलो, तो टेंशन, फ्री बॉडी डायग्राम, रिजोल्यूशन, ये सब आ गया। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है वो पूछना है। मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की। किसकी बात करने जा रहा हूँ? वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी किसी बॉडी की जीरो है, इसका मतलब क्या समझ में आता है आपके दिमाग में? फौरन क्या पिक्चर आती है? मैंने कहा यस, क्या है? मैंने कहा कि ये मोटरसाइकिल की वेलोसिटी जीरो है, तो आपके दिमाग में फौरन क्या आता है कि मेरी जो वो मोटरसाइकिल है या बॉडी है या कार है या मैं खुद हूँ, वो किस पर हूँ? रेस्ट पे हूँ। मैं अगर कहूँ कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है और जीरो नहीं है, इससे क्या समझ में आता है? बॉडी चल रही है सेम स्पीड से। आप बताओ, सेम स्पीड से। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड ही सिर्फ सेम नहीं रहेगी, डायरेक्शन भी उसका चेंज नहीं होगा। हाँ, आंसर इनकम्प्लीट था, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी समझ में क्या आएगा? और ऐसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होता है? स्पीड सेम और डायरेक्शन सेम, ठीक है। सॉरी, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात पे आते हैं, देखना एंगल सही बन रहा है। चलिए, क्योंकि हिल जाता है ना कभी कभी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस बार चेंज हो रही है। अब बताइए इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये है अलग अलग डायरेक्शन भी हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, यानी बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी और यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने से आता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब स्पीड चेंज होना खाली नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब या तो उसकी स्पीड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो, और दोनों में से कोई भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। और वेलोसिटी जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है। ये बताओ, आप लोगों ने सोचा नहीं अभी तक कि मैंने बॉडी की हर चीज, बॉडी की हर तरीके का उसका मोशन सिर्फ एक वेलोसिटी की वैल्यू से बता दिया? बताया नहीं बताया? बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मूव कर रही है, मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से
मूव कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रही है, यही तो मोशन होता है, और कुछ भी मोशन होता है? यानी बॉडी की फिजिकल स्टेट को मैंने कैसे बता दिया? सिर्फ एक मुझे वेलोसिटी की जानकारी दे दो तो मैं बॉडी की फिजिकल स्टेट को बता सकता हूं कि बॉडी की कौन सी फिजिकल स्टेट है। आ गई बात समझ में? आप कहोगे सर अब तो मैं भी बता सकता हूं, तो यस, आप भी बता सकते हो। तो इस बात को लिखो और लिखने के बाद आगे लिखो कि बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी कैन हैव फिजिकल, वी कैन talk about physical state of the body. लिख लिया? To define the physical state of a body, to define the physical state of a body, we require of a body, we require क्या चाहिए हमको? ओनली वेलोसिटी। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब फोर्स भी जो लग रहा है वो 0 है ना? और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब फोर्स भी जो है यहाँ पे बॉडी पे 0 नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। तो मास तो 0 हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन ही हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है ना? बॉडी अगर है तो कुछ ना कुछ मास होगा। अब अगले बात की तरफ चलते हैं। ये मेरी टेबल है, पोडियम है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, अच्छा खासा फोर्स लगा रहा हूं। इससे नहीं लगाया मैंने क्योंकि उंगली दर्द करने लगती, इससे लगा रहा हूं। और ये हिल क्यों नहीं रहा? फोर्स तो लग रहा है इस पर, मास ज्यादा है। तुम बताओ, मास ज्यादा है तो क्या हो गया? यानी ये मेरे इस फोर्स को अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है? क्योंकि सर ये चाहता है कि मैं जिस स्टेट में हूं उसी स्टेट में रहूं। मैं जिस स्टेट में हूं उसी स्टेट में रहूं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बॉडी की इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया का नाम सुना है? नहीं सुना है? हैं? यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या कहता है कि जो बॉडी जिस स्टेट में होती है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। आप उस पर फोर्स लगाओगे उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? कॉज ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। और कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स ही तो होता है, हैं? तो हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, यानी फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में। और फोर्स ही जो होता है वो कॉज होता है मोशन का, कारण। कॉज माने कारण, कारण होता है फोर्स मोशन का। तो मैं इस बॉडी में फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये बॉडी मूव ही नहीं करके दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी अपोज कर रही है मेरे फोर्स को। इस प्रॉपर्टी की बॉडी, इस
बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। यहाँ लगाऊं उतना फोर्स तो ये चल देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इनर्शिया कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका मास कम है। तुमने जो बात कही थी ना अनकॉन्शियसली, वो यही है। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। वेरी गुड। तो अगर हम कभी भी चेंज इन स्टेट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या ये फोर्स हमने लगाया जीरो नहीं है, इसका मतलब फोर्स लगाया, तो क्या ये इसको चेंज कर पाएगा बॉडी की पोजीशन को? जरूरी नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो ये फोर्स को जो अपोज करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो लिखिए इस बात को जल्दी से। अपोजिशन in change in state by the body is called its inertia. ठीक है, इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वो भी लिख लो। और ओ आर बड़ा बड़ा करके, ओ आर और बड़ा करके लिखिए। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस the cause of change, it opposes the cause of change in state of the body, in state of the body। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो वो कॉज ऑफ चेंज क्या होता है? कॉज ऑफ चेंज क्या होता है, जल्दी से बताओ। कॉज ऑफ चेंज क्या होता है? कॉज ऑफ चेंज फोर्स होता है। ठीक है ना, मोशन में जो चेंज लाता है वो फोर्स लाता है। ठीक है, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो कॉज ऑफ चेंज यानी फोर्स को जो अपोज करता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, जो फोर्स को अपोज करे उसको हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलिए। मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा। ये बॉटल है, उतने फोर्स में ये हिल गई। लेकिन ये टेबल दो हाथ से भी मैं अंगूठे से लगा रहा हूं, अपनी जगह से नहीं जा रही है। ठीक है ना? हाँ, दूसरा इनर्शिया बेटा जो होता है वो यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए इसके बारे में। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे टाइम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मास है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अकल है, अकल कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ये अकलमंद है, ये बेवकूफ़ है, ये कंपेयर करने के लिए चीज़ होती है, लेकिन इसकी कोई फिजिकल, हाँ,
डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए ये लिख लिया। तो इसीलिए जब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो लिख लिया कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड बट कैन बी कंपेयर्ड। हाँ, कंपेयर किया, जैसे अकल को कंपेयर किया जा सकता है कि हाँ भाई क्लास में 50 बच्चे हैं तो कौन जो है वो हाँ कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसका वो है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, अब इस इनर्शिया के एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखें, सपोज मेरे पास ये गिलास की शीट है, ठीक है, गिलास है, क्या है, गिलास की शीट है जो खिड़कियों में लगा होता है, ये लगा हुआ। आप दोनों लोग वहां खड़े हुए हैं दीवार के पास। एक आदमी ने तो जोर से बॉल से मारा गिलास में, ठीक है, तो बताओ गिलास का क्या होगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ऐसे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, बॉल आई, ये रही, और इस बॉल ने क्या किया, गिलास के क्या कर दिए, परखच्चे उड़ा दिए। ठीक है, इसके 10 20 50 टुकड़े कर दिए। ठीक है, ओके सर, आप तो पहेलियां ज्यादा पूछते हैं। चलो, अब क्या किया, मैं वहां खड़ा होकर के मैंने इसके अंदर बंदूक से गोली मार दी। गोली आएगी तो कैसे आएगी, छोटा सा छर्रा होता है, यहाँ लगी। अब बताओ क्या होगा? ये शीशा है, वही गिलास है, सेम। वहां से छेद हो जाएगा या फिर टूट जाएगा पूरा, लेकिन किनारे किनारे में हिस्सा बच जाएगा। तुम बताओ। इस बार छेद हो जाएगा, पहला जो वर्ड था वो सही था। इस बार ये यहां से छेद करके निकल जाएगी और यहां पे हल्का सा चटक जाएगा। यहां पे भी टक्कर हुई, यहां पे भी टक्कर हुई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या थक गए क्या? हैं? अच्छा, यहाँ पे भी टक्कर हुई, यहाँ पे भी, यहाँ पे ब्रेक हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, छेद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो बहुत ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ बॉल से। ठीक है, तो होता क्या है, जब बुलेट आती है तो इतनी तेज यहां वाले मॉलिक्यूल से वो टकरा करके निकल जाती है कि पड़ोसियों को खबर ही नहीं चलती कि मेरे बगल में क्या हो गया, क्या घटना घट गई। समझ में आया? तो पड़ोसी अपना सुकून से सोते रहते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सिर्फ जो सामने आया उसी को उसने क्या किया, हटाया और निकल गई। लेकिन यहां पे जब मैंने बॉल मारा तो बॉल की तो स्पिल वेलोसिटी है बहुत छोटी, बहुत कम, तो वो क्या करती है, पूरे शीशे को, पूरे मोहल्ले को जगा देती है। ठीक है, तो पूरे मोहल्ले को जगाने की वजह से पूरा मोहल्ला बिखर जाता है, टूट जाता है, जग जाता है। आई बात समझ में? बनाओ जल्दी से जी। अब तक तो ये बन जाना चाहिए था इतनी देर में। डायग्राम के लिए अलग से तुमको टाइम देना पड़ता है। बस एक दो एग्जांपल कराऊंगा, छुट्टी दे दूंगा, समझ में आ रहा है, थक गया हो। बना लोगे ना डायग्राम अपने आप, या मैं?
हो गया? इधर देखो, देर लगा रहे हो यार बनाने में। यही बनाया ना? अच्छा, लिख भी रहे हो? हाँ लिखो भी, इतना तो कम से कम लिखो। ये दोनों गिलास हैं। मैंने ग्लास भी लिख दिए कि और ये भी लिख दिए हैं हिट बाय बॉल, और फिर ये लिख दिए कि ये टूट गया है, और हम्म, उसके बाद इसमें भी लिखे कि गोल हो गया है, ये कैसे हुआ है। क्या हुआ है ये भी लिख दिया है। इसने पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को जगा दिया। उसने मोहल्ले वालों के कानों कान खबर भी नहीं होने दी। ठीक है, अब देखो वही एग्जाम्पल यहाँ पे। ये एग्जाम्पल किस चीज का है? इनर्शिया का है। ठीक है, बगल वाले अपनी पोजीशन नहीं चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि वेलोसिटी बगल कोई भी अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता है? नहीं नहीं चाहता। इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो बगल वाले नहीं चेंज कर रहे हैं। जहां पे बुलेट लगी थोड़े टाइम के लिए उसने असर डाला, उतने टाइम में बगल वालों के ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं, वो अपनी जगह मस्त पड़े रहे। लेकिन यहाँ पे जब बॉल लगी तो इसने पूरे मोहल्ले को इतनी जोर जोर से हिलाया कि ये पूरा का पूरा जो है वो जाग गया, टूट गया। ठीक है ना, देर तक हिलाता रहा ना ये। इसका टाइम पीरियड कोलिजन का बहुत ज्यादा है, यहाँ पे टाइम पीरियड कोलिजन का बहुत थोड़ा है। ठीक है, हाँ। तो इसलिए वहां पर जो है उतने टाइम में ये जागे ही नहीं, और वो उतने टाइम में हिल हिला करके उनका काम हो गया। उसका भी तो फर्क पड़ता है कि कितनी स्पीड से वो जा रही है चीजें। तो स्पीड ही तो है, वही तो बताया, उसी में तो टाइम पीरियड आया। स्पीड कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। अब देखो वही एग्जाम्पल ही आ गया। ये देख करके ही समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में आ रहा है? क्या है ये? क्या है ये? सिक्का रखा हुआ है इसके ऊपर, और इसमें पानी भरा हुआ है गिलास में। बताओ, अगर मैं इसको धीरे धीरे खींचूं तो सिक्का कहाँ जाएगा, और फास्ट खींचूं तो क्या होगा? सिक्का वहीं रह जाएगा। नहीं, फास्ट खींचेंगे तो सिक्का वहीं रह जाएगा। हाँ, जब मैं फास्ट खींचूंगा, फास्ट, तो सिक्का क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा। और जब मैं इसको स्लो खींचूंगा, स्लो, तो सिक्का क्या हो जाएगा? हाँ, साथ में मूव करेगा, इंटैक्ट रहेगा। क्यों हुआ ऐसा? यहां पर भी वही हुआ। जब आपने फास्ट खींचा तो इसको पता ही नहीं चला, ये अपने इनर्शिया की वजह से जहां पर था वहीं रहना चाहेगा, उसी पोजीशन में रहना चाहेगा, तो यहीं पड़ा रहा, ये कार्ड निकल गया नीचे से। लेकिन जब आप धीरे धीरे खींच रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये मजबूर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है ना, धीरे धीरे। और सेकंडों के लिए जब लगता है, माइक्रो सेकंड के लिए, तो उतने में इसको पता ही नहीं चलता है, तो नीचे गिर गया। और जब धीरे धीरे खींचा तो बहुत देर तक फोर्स लगता रहा, तो क्या हुआ? उसको मजबूरी में साथ जाना पड़ा। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल बनाओ जल्दी से, एक लास्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, ये दो रस्सियां हैं, ये मास है, मैंने इसको यहां से पकड़ा, और इसके जरिए मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। फिर से फोर्स लगाने के दो तरीके हैं, एक है फास्ट और एक है स्लो। फास्ट जो लगाया, तो देखो ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट का नाम है ए, कांटेक्ट पॉइंट, और इस वाले का नाम है बी। बताओ कहां से कहां, कौन से वाले में कहां से टूटेगा?
जब फास्ट आप खींचोगे, एक झटके से खींचा, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। क्यों? ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला, रस्सी पहले ही टूट गई। भाई फोर्स को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा ना, बीच में मास आ गया तो यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ तक पहुंचेगी। तो आपने इतनी झटके से खींचा कि ऊपर वाले ने अपने इनर्शिया की वजह से क्या किया, अपने आप को उसी पोजीशन में रखा और रस्सी यहाँ से टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे, बढ़ाते गए, पहले 10 न्यूटन किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इसको तोड़ने में 100 न्यूटन चाहिए था, आपने एक झटके में 100 न्यूटन दे दिया वहाँ, तो ए से टूट जाएगी। लेकिन जब आपने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ाया, 10 से 20 किया, 30 किया, 40, 50, 60, तो 10 से जैसे 20 करेंगे, 10 यहाँ पहुँच जाएगा, 20 यहाँ, 30 यहाँ, 40 यहाँ, ठीक है ना, साथ के साथ ट्रांसफर। तो स्लो में क्या हो जाएगा, स्लो में यहाँ से टूटेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मजा आया? चलो एक और मजा ले लो। ये रोड है, कार में बैठे हो, क्या घर से फोन आ रहा है क्या? अच्छा, ये बैठे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो ये सब राउंड अबाउट है, यहाँ घूमोगे। बताओ तुम्हारे ऊपर क्या होता है जब सर्कल में बैठे हो और कार सर्कल में घूमती है, तो क्या होता है तुम्हारे ऊपर? किधर को, कैसे, क्या होता है? किधर को फोर्स लगेगा, यहाँ पे बताओ ना। हाँ, ये आंसर सही है। अगर मैं इधर घूम रहा हूं, यानी मेरी कार जो है क्या हो गई, ठीक है, ये हो गई सामने से, मैं यहां बैठा हुआ हूं, तो मेरे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। ऐसे दरवाजे की तरफ क्या हो जाएगा, मैं झुक जाऊंगा, बेंड हो जाऊंगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैं जो है वो सीधा जा रहा था, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं तो सीधा ही जाना चाहूंगा ना, मैं अपनी पोजीशन क्यों चेंज करना चाहूंगा? इनर्शिया की वजह से मैं क्या होना चाह रहा हूं, मैं सीधा जाना चाह रहा हूं। कार इधर घूम गई, तो इसीलिए तो मैं सीधा इधर ही जा रहा हूं, इसीलिए तो मेरी बॉडी इधर को घूम रही है, इसीलिए तो फोर्स लग रहा है। तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आया? चलो तो इसको भी डायग्राम बनाओ, और बना करके यहाँ पे हम लोग क्लोज कर दे कहानी को, 8:45 बजी है।